फिल्म की शुरुआत थर्ड स्ट्रॉस के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने से होती है। वह पहले अमेरिका के एक जनरल थे और उनके प्रेसिडेंट बनने के 5 महीने बाद हमें अपने मेन कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन से मिलवाया जाता है। इस समय सैम एक खास मिशन पर था जिसके लिए वह यूएस की मिलिट्री के साथ एयरक्राफ्ट में मेक्सिको पहुंचता है। इस मिशन में उसके साथ उसका सबसे अच्छा साथी टोरस भी था, जिसे आगे चलकर हम फॉल्कन बनते हुए देख सकते हैं। मेक्सिको पहुंचने के बाद कैप्टन अमेरिका, टोरस और बाकी सभी सोल्जर्स मिलकर टेररिस्ट से लड़ने लगते हैं, क्योंकि इन आतंकवादियों ने जापान का एक खास कंटेनर चुरा लिया था। इस कंटेनर में कुछ बहुत ही खास चीज थी, जिसकी वजह से जापान और यूएसए को इसे सुरक्षित वापस लाना बहुत जरूरी था। जापान और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए यूएस की मिलिट्री जापान की मदद कर रही थी ताकि यह कंटेनर वापस हासिल किया जा सके। लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि सैम विल्सन यानी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड और स्ट्रॉन्ग विंग्स का शानदार इस्तेमाल करता है। वह एक ही झटके में कई दुश्मनों को मार गिराता है। कभी वह हवा में उड़कर दुश्मनों पर हमला करता है, तो कभी 3-4 टेररिस्ट्स को एक साथ धूल चटा देता है। इस दौरान फॉल्कन यानी टोरस भी अपने विंग्स का इस्तेमाल करके कैप्टन अमेरिका की पूरी मदद करता है। जब सभी टेररिस्ट्स को खत्म कर दिया जाता है, तो कैप्टन अमेरिका उनके बॉस के पास पहुंचता है, जिसके पास वह खास कंटेनर था। कैप्टन अमेरिका जैसे ही कंटेनर लेने के लिए आगे बढ़ता है, इससे पहले कि वह इस आदमी को मार पाता, वह किसी तरह उनके चंगुल से बचकर भाग निकलता है। हालांकि सैम और उसकी टीम सफलतापूर्वक मिशन पूरा करके यूएसए वापस लौट जाती है। इस पूरी लड़ाई के बाद कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन अपने साथी टोरस से बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इस मिशन में टोरस ने उसकी जबरदस्त मदद की थी। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि आगे आने वाले खतरनाक मिशनों की शुरुआत थी, जहां कैप्टन अमेरिका को नई चुनौतियों का सामना करना था। कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन अपने साथी टोरस से इतना प्रभावित होते हैं कि वह उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त आइजाया ब्रैडली से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। रास्ते में सैम टोरस को बताते हैं कि आइजाया ब्रैडली सिर्फ एक बेहतरीन सोल्जर ही नहीं, बल्कि कैप्टन अमेरिका भी रह चुके हैं। यह सुनकर टोरस चौंक जाता है, क्योंकि उसे पहले कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। लेकिन इससे भी अजीब बात यह थी कि आइजाया ब्रैडली, जो एक समय अमेरिका के हीरो थे, उन्हें 30 साल तक जेल में डाल दिया गया था। यह सुनकर टोरस और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने हमेशा यही सुना था कि कैप्टन अमेरिका बनने का मतलब था कि कोई इंसान देश के लिए सबसे बड़ा योद्धा है। फिर आइजाया ब्रैडली के साथ ऐसा क्यों किया गया? टोरस अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाता और आइजाया ब्रैडली से पूछता है, जब आपने इतने अच्छे मिशन किए, इतनी लोगों की जान बचाई और देश की सेवा की, तो आखिर यूएसए की मिलिट्री ने आपको जेल में क्यों डाल दिया? इस पर आइजाया ब्रैडली गहरी सांस लेते हुए जवाब देते हैं। वह बताते हैं कि जब उन्होंने कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारी संभाली, तब उन्होंने कई सक्सेसफुल मिशन किए। हर मिशन में उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई, अमेरिका को बड़े नुकसान से बचाया और पूरे देश में उनका नाम तेजी से मशहूर होने लगा। लोग उन्हें पसंद करने लगे थे, उनके बारे में बात करने लगे थे। लेकिन अमेरिका की सरकार को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि एक ब्लैक आदमी कैप्टन अमेरिका बनकर इतना ज्यादा लोकप्रिय हो जाए। इसलिए सरकार ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और 30 साल तक जेल में डाल दिया। इतना ही नहीं, जेल में उन पर अलग अलग तरह के प्रयोग किए गए। उनका शरीर, उनकी ताकत और उनकी क्षमताओं को बार बार टेस्ट किया गया। अमेरिका की सरकार ने उन्हें कैद में रखा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका भी था। यह सुनकर टोरस का दिल बैठ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके देश ने ही अपने सबसे बड़े हीरो के साथ इतना अन्याय किया। उसे यह समझ में आता है कि क्यों आइजाया ब्रैडली अमेरिका की सरकार से इतनी नफरत करते हैं। आइजाया की यह कहानी सुनने के बाद टोरस के मन में उनके लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। अब वह उन्हें सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी भी मानने लगता है। धीरे धीरे टोरस और आइजाया के बीच एक मजबूत दोस्ती बन जाती है और टोरस ठान लेता है कि वह हमेशा सच्चाई के लिए लड़ेगा और कैप्टन अमेरिका के नाम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अभी सैम विल्सन, आइजाया ब्रैडली और टोरस बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक सैम को एक कॉल आती है। फोन पर उसे बताया जाता है कि नए प्रेसिडेंट थर्ड स्ट्रॉस ने व्हाइट हाउस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी है। यह मीटिंग एक हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान हो रही थी, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और मिलिट्री ऑफिसर्स शामिल होने वाले थे। और सबसे बड़ी बात, इस पार्टी में कैप्टन अमेरिका को भी स्पेशली इनवाइट किया गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम विल्सन अच्छे से तैयार हो चुका है और आइजाया ब्रैडली और टोरस के साथ व्हाइट हाउस पहुंचता है। वहां पर दुनिया की कई बड़ी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स और टॉप लीडर्स मौजूद थे। यह एक ऐसा इवेंट था जहां दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियतें एक छत के नीचे बैठी थीं। जैसे ही सैम विल्सन अंदर आता है, प्रेसिडेंट थर्ड स्ट्रॉस उसे देखते ही उसकी जमकर तारीफ करने लगते हैं।
वह कहते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने मेक्सिको में शानदार मिशन पूरा किया था और वह जापान की खोई हुई चीज को वापस सुरक्षित लाने में सफल हुआ था। थर्ड स्ट्रॉस कैप्टन अमेरिका से काफी इंप्रेस थे और उन्होंने उसके साहस और लीडरशिप की खुलेआम सराहना की। इसके बाद सभी मेहमान और प्रेसिडेंट्स मीटिंग रूम में इकट्ठा होते हैं। वहां थर्ड स्ट्रॉस स्टेज पर आते हैं और मीटिंग का एजेंडा बताते हैं। वह कहते हैं, आज मैं आपको एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा हटाने वाला हूं। थर्ड स्ट्रॉस बताने लगते हैं कि कुछ साल पहले इंडियन ओशन में एक नया आइलैंड उभरा था जिसे अब लेस्ट केल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह आइलैंड अचानक समुद्र से उभरकर सामने आया था और इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। दुनिया के सभी बड़े देश, साइंटिस्ट्स और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए दौड़ पड़े। जब गहराई से इसकी स्टडी की गई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस आइलैंड पर एक ऐसा मेटल पाया गया जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं था। यह मेटल न सिर्फ बहुत दुर्लभ था बल्कि अब तक खोजे गए सभी मेटल्स से ज्यादा मजबूत भी था। यह इतनी ताकतवर धातु थी कि इससे बनाए गए हथियार अजेय हो सकते थे। अब सवाल यह था कि दुनिया के सभी देश इस मेटल को लेकर क्या करने वाले थे। क्या यह मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा या इसकी वजह से एक नया युद्ध छिड़ सकता था? यही था इस मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा और कैप्टन अमेरिका को यह जानकर काफी चिंता होने लगी। साइंटिस्ट्स ने इस मेटल का नाम एडमेंटम रख दिया था। जैसे जैसे दुनिया को एडमेंटम के बारे में पता चलने लगा, हर देश इसे हासिल करने के लिए इस नए आइलैंड पर पहुंचने लगा। अब हालात ये हो गए थे कि सभी देश इस मेटल पर कब्जा जमाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते थे। इस वजह से लेस्केल आइलैंड एक बड़ी जंग की वजह बन सकता था। इसी कारण से प्रेसिडेंट थॉर स्ट्रॉस ने यह ग्लोबल मीटिंग रखी थी। उसने प्रस्ताव दिया कि एडमेंटम मेटल को सभी देशों में बराबर बांट दिया जाएगा ताकि किसी भी देश को ज्यादा ताकत न मिले और युद्ध को टाला जा सके। थर्ड स्ट्रॉस के इस फैसले से सभी देशों के प्रेसिडेंट सहमत हो गए और उन्होंने एक नए इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया। इसके बाद थर्ड स्ट्रॉस ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। जापान ने एडमेंटम पर सबसे ज्यादा रिसर्च की थी और वे इसकी प्योर फॉर्म हासिल करने में सफल हो गए थे। लेकिन फिर एक टेररिस्ट ग्रुप ने जापान की यह रिसर्च चुरा ली थी। यही कारण था कि फिल्म की शुरुआत में कैप्टन अमेरिका को एक बेहद खतरनाक मिशन पर भेजा गया था। उसका असली मकसद जापान की इस एडमेंटम रिसर्च को सुरक्षित वापस लाना था। अब सबके सामने यह खुलासा हो गया कि कैप्टन अमेरिका और टोरस ने एक बहुत बड़ा खतरा टाल दिया था। थर्ड स्ट्रॉस सबके सामने कैप्टन अमेरिका और टोरस का शुक्रिया अदा करते हैं। वह कहता है, अगर तुम लोग ना होते तो यह एडमेंटम गलत हाथों में चला जाता और पूरी दुनिया एक विनाशकारी युद्ध की चपेट में आ सकती थी। लेकिन तभी मीटिंग हॉल में अचानक कुछ बहुत अजीब होता है। एक तेज अजीबोगरीब साउंड गूंजने लगती है। आइजाया ब्रैडली, जो सैम विल्सन के साथ इस मीटिंग में आया था, अचानक उठ खड़ा होता है। वह अपनी जगह से उछलता है, पास खड़े एक गार्ड से जबरदस्ती उसकी गन छीन लेता है और गार्ड को दूर फेंक देता है। फिर बिना समय गंवाए उसी गन से प्रेसिडेंट थर्ड स्ट्रॉस पर हमला कर देता है। लेकिन आइजाया ब्रैडली अकेला नहीं था। 4 और गार्ड्स जो थर्ड स्ट्रॉस की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा थे, अचानक गन्स निकालकर पूरी मीटिंग में हमला करने लगते हैं। अब तक थर्ड स्ट्रॉस फायरिंग से बचा हुआ था, लेकिन हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए थे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। कैप्टन अमेरिका तुरंत हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वह तेजी से आइजाया ब्रैडली की तरफ बढ़ता है और उसकी गन छीनने की कोशिश करता है। अब मीटिंग हॉल में गार्ड्स आपस में लड़ने लगे। कुछ गार्ड्स हमलावरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी थर्ड स्ट्रॉस और अन्य प्रेसिडेंट्स को बचाने में लगे हुए थे। पूरा व्हाइट हाउस मीटिंग हॉल एक युद्ध के मैदान में बदल चुका था। अब सवाल यह था कि आइजाया ब्रैडली ने हमला क्यों किया? क्या वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था या फिर उसके साथ कोई खेल खेला जा रहा था? कैप्टन अमेरिका को अब सिर्फ हमलावरों को रोकना ही नहीं था, बल्कि इस हमले के पीछे छिपी सच्चाई को भी उजागर करना था। इसी अफरा तफरी के माहौल में अचानक एक बहुत ही जबरदस्त लड़की की एंट्री होती है। यह लड़की हवा में उड़ते हुए अंदर आती है और सीधे फायरिंग कर रहे सोल्जर्स पर हमला कर देती है। वह एक एक करके हमलावर गार्ड्स को खत्म करती जाती है और थर्ड स्ट्रॉस को बचाने की कोशिश करती है। जल्द ही हमें पता चलता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि थर्ड स्ट्रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है। फाइनली सैम विल्सन, यह लड़की और टोरस की मेहनत से सभी हमलावर गार्ड्स और आइजाया ब्रैडली को पकड़ लिया जाता है। सैम विल्सन फौरन आइजाया ब्रैडली के पास जाता है और गुस्से में पूछता है, तुमने यह सब क्यों किया? मैं जानता हूं कि तुम कभी भी थर्ड स्ट्रॉस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहोगे, फिर ऐसा क्यों किया? लेकिन यहां एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। आइजाया ब्रैडली पूरी तरह से भूल चुका था कि उसने थर्ड स्ट्रॉस पर हमला किया था। वह सैम विल्सन की हर बात से इनकार कर देता है और कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सैम यह देखकर और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं
कि आइजाया ब्रैडली को प्रेसिडेंट पर हमला करने के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन सैम विल्सन जानता था कि यह सब किसी साजिश का हिस्सा है। वह आइजाया से वादा करता है, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं तो इसका मतलब जरूर कोई और इसके पीछे है। मैं सच का पता लगाकर तुम्हें यहां से निकालूंगा, यह मेरा तुमसे वादा है। अब सैम इस पूरे मामले की गहरी इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है। वह टोरस के पास जाता है और उससे कहता है कि व्हाइट हाउस की सीसीटीवी फुटेज निकालो। जब वे सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें कई अजीब चीजें नजर आती हैं। मीटिंग शुरू होने से पहले आइजाया ब्रैडली जब अपना फोन इस्तेमाल कर रहा था तो उसका फोन अचानक अजीब तरीके से ब्लिंक करता है। उस ब्लिंकिंग स्क्रीन में सिर्फ सफेद रोशनी नजर आती है। यही सेम चीज उन चारों गार्ड्स के साथ भी होती है जिन्होंने बाद में थर्ड स्ट्रॉस पर हमला किया। एक और चौंकाने वाली बात, हमला होने से ठीक पहले एक म्यूजिक बजता है। ऐसा लग रहा था जैसे इस म्यूजिक ने उन सभी को ट्रिगर कर दिया हो। यह देखकर सैम और टोरस को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि आइजाया ब्रैडली और बाकी चारों गार्ड्स इस हमले के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। किसी ने उनके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था और उन्हें मेंटली ट्रिगर करके हमला करने के लिए मजबूर किया था। अब सैम विल्सन और टोरस ये ठान लेते हैं कि वे उस शख्स को खोज कर रहेंगे जिसने आइजाया ब्रैडली और बाकी गार्ड्स को इस साजिश में फंसाया। अब सैम और टोरस उस मास्टरमाइंड की तलाश में निकलने वाले थे। जैसे ही सैम अपनी गाड़ी में बैठकर निकलता है, अचानक उसकी कार पर गोलियां चलने लगती है। सैम तेजी से बाहर निकलता है और सामने देखता है कि उसे मारने की कोशिश कर रहा इंसान कोई और नहीं बल्कि वही टेररिस्ट लीडर है जिसने जापान का कंटेनर चुराया था। यही वह शख्स था जिससे सैम ने अपना पहला मिशन पूरा करते समय लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब वह बदला लेने के लिए लौट आया था। अब सड़क के बीच में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड और सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए टेररिस्ट लीडर से जबरदस्त तरीके से भिड़ जाता है। फाइनली एक जबरदस्त फाइट के बाद सैम विल्सन उसे हरा देता है और बेहोश कर देता है। अब सैम के दिमाग में और भी ज्यादा सवाल घूम रहे थे। क्या यह हमला सिर्फ बदला लेने के लिए था या फिर इसके पीछे भी कोई और बड़ी साजिश थी? कहीं यह वही शख्स तो नहीं जिसने आइजाया ब्रैडली और बाकी गार्ड्स के दिमाग पर कंट्रोल किया था? आखिर एडमेंटम और इस पूरी साजिश के बीच क्या कनेक्शन है? अब सैम विल्सन को अपने सवालों के जवाब खोजने थे और उस मास्टरमाइंड को पकड़ना था जो पूरे खेल के पीछे छिपा था। जैसे ही सैम विल्सन ने टेररिस्ट लीडर को हराया, वह अभी पूरी तरह से फ्री भी नहीं हुआ था कि अचानक उसके फोन पर एक अनजान कॉल आती है। फोन पर एक रहस्यमयी आवाज कहती है, तुमने इस आदमी को तो मार दिया, लेकिन आगे जो कुछ होने वाला है उसे तुम रोक नहीं पाओगे। यह सुनकर सैम चौंक जाता है और उसे एहसास होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस पर नजर रखे हुए है और शायद थर्ड स्ट्रॉस पर हुए हमले से भी जुड़ा हुआ है। सैम तुरंत टोरस के पास जाता है और उसे इस कॉल को ट्रेस करने को कहता है। जब कॉल ट्रेस की जाती है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। यह कॉल किसी अज्ञात जगह से नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट फैसिलिटी से आई थी। यह सुनते ही सैम और टोरस यह जानने के लिए तुरंत वहां पहुंचते हैं कि आखिर सरकार के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड है। जब वे उस फैसिलिटी में दाखिल होते हैं तो वहां का नजारा देखकर वे पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। यह कोई साधारण सरकारी सुविधा नहीं थी बल्कि एक हाईटेक साइंस लैब थी जहां गवर्नमेंट का कोई काम नहीं हो रहा था, बल्कि वहां कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। जब वे गहराई से जांच करते हैं तो पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट्स खुद थर्ड स्ट्रॉस पर्सनली करवा रहा था और यह सिलसिला तब से चल रहा था जब वह आर्मी में जनरल था। सैम और टोरस अभी इस खुलासे से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक वहां एक नए किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम था द लीडर। यह कोई आम इंसान नहीं था बल्कि उसका पूरा शरीर ग्रीन था और उसका सिर असामान्य रूप से बहुत बड़ा था। सैम गुस्से में उससे पूछता है, तुम कौन हो और यह सब क्यों करवा रहे हो? मैं जानता हूं कि थर्ड स्ट्रॉस पर हमला तुमने ही करवाया है। आखिर चाहते क्या हो? द लीडर एक ठंडी हंसी हंसता है और फिर अपनी कहानी बताने लगता है। वह कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट था और एक दिन मैंने गलती से एक बहुत बड़ी चीज में हाथ डाल दिया। मैंने एक ऐसे इंसान की मदद करने की कोशिश की जो पहले से ही दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी था, ब्रूस। सैम और टोरस दोनों यह नाम सुनते ही चौंक जाते हैं। ब्रूस? मतलब ब्रूस बैनर? द लीडर सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ वही। फिर वह बताता है कि एक दिन जब ब्रूस बुरी तरह घायल था, उसका गामा रेडिएशन से भरा खून गलती से मेरे जख्म पर गिर गया। इसके बाद से मेरी बॉडी में अजीब बदलाव आने लगे। मेरा सिर बड़ा होने लगा और मेरा शरीर पूरी तरह ग्रीन हो गया। लेकिन इस बदलाव का एक पॉजिटिव साइड भी था। मेरा दिमाग अब नॉर्मल इंसानों से हजारों गुना तेज हो गया था। सैम और टोरस को धीरे धीरे पूरी साजिश समझ में आने लगी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर द लीडर इतना जीनियस था तो आखिर वह थर्ड स्ट्रॉस पर हमला क्यों करवा रहा था और उसकी असली योजना क्या थी? सैम को एहसास होता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, असली खेल अभी बाकी है।
अब द लीडर ने अपनी सच्ची योजना को उजागर करने की तैयारी कर ली थी और सैम विल्सन को उसे रोकने के लिए अब तक के सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना था। जैसे ही थर्ड स्ट्रॉस को लीडर के बारे में पता चला, उसने उसे पकड़वा दिया। लीडर बताता है कि उस समय उसने थर्ड स्ट्रॉस से बहुत मिनटें की, उसे समझाने की कोशिश की कि वह उसे छोड़ दे और बदले में उसकी हर बात मानने को तैयार है। लेकिन थर्ड स्ट्रॉस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह सब यूएस गवर्नमेंट करवा रही है और अगर वह यूएस का प्रेसिडेंट बन गया तो लीडर को आजाद कर देगा। लेकिन अब देखो, थर्ड स्ट्रॉस यूएस का प्रेसिडेंट बन चुका है, फिर भी उसने आज तक मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी मुझ पर एक्सपेरिमेंट करवाता रहा। धीरे धीरे लीडर के अंदर गुस्सा बढ़ता गया और आखिरकार एक दिन जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई तो उसने उन सभी साइंटिस्ट्स को मार डाला जो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब उसने ठान लिया कि अब वह दुनिया के सामने थर्ड स्ट्रॉस का असली चेहरा लाकर रहेगा और यही उसका बदला होगा। इसीलिए उसने टेररिस्ट ग्रुप को हायर किया और उन्हें जापान के कंटेनर को चुराने का आदेश दिया, ताकि जब जापान इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे तो उन्हें लगे कि इसके पीछे थर्ड स्ट्रॉस का ही हाथ है। लीडर ने इस काम को इतना स्मार्टली प्लान किया कि उसने खुद पैसे नहीं दिए, बल्कि सीआईए के अकाउंट से ही पैसे ट्रांसफर किए, जिससे पूरा शक यूएस गवर्नमेंट पर चला जाए। लीडर की यह बात सुनकर सैम विल्सन को एहसास होता है कि थोड़ी देर पहले जो उसे धमकी भरी कॉल आई थी वो भी लीडर ने ही की थी। यानी कि अब तक जो भी घटनाएं हो रही थीं, उन सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान था, लीडर। अब सैम को समझ में आ जाता है कि अगर उसे यह सब रोकना है तो उसे फौरन लीडर को पकड़ना होगा। लेकिन इससे पहले कि सैम और टोरस उस पर हमला करके उसे पकड़ लेते, लीडर एक चाल चलता है। वह चुटकी बजाकर अचानक एक अजीब सा म्यूजिक प्ले कर देता है। इस म्यूजिक की खासियत यह थी कि यह वहां मौजूद सभी गवर्नमेंट गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर देता है और वे सभी अब लीडर के कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे ही सभी गार्ड्स लीडर के प्रभाव में आते हैं, वे सैम विल्सन और टोरस पर हमला कर देते हैं। सैम और टोरस अपनी पूरी ताकत लगाकर गार्ड से लड़ते हैं, लेकिन वे सिर्फ 2 लोग थे और सामने पूरे गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्स थी। लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि लीडर इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। सैम और टोरस जैसे तैसे उन गार्ड्स को हराकर खुद को बचाते हैं और लीडर का पीछा करने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब वे बाहर की दुनिया में पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लीडर का प्लान काम कर गया था। जापान ने जब अपने कंटेनर के चोरी होने की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि उस टेररिस्ट ग्रुप को पैसे देने वाली सीआईए थी। अब यह सुनते ही जापान और यूएसए के बीच माहौल तल्ख हो गया। इसका सीधा मतलब था कि जापान ने यह मान लिया कि उनके कंटेनर को चोरी करवाने के पीछे यूएसए का हाथ था। इसी वजह से जापान ने थर्ड स्ट्रॉस के साथ किया गया वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जिसमें उसने एगमेंटम यानी उस अनोखे मेटल को यूएस और बाकी मुल्कों के साथ डिवाइड करने का फैसला किया था। अब सैम विल्सन को एहसास होता है कि अगर यह पूरा मामला बिगड़ गया तो यह सिर्फ एक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं रहेगा, बल्कि यह एक ग्लोबल वॉर का रूप ले सकता है और अब उसे किसी भी हाल में लीडर को रोकना ही होगा। जैसे ही जापान के प्रेसिडेंट को इस पूरे मामले का पता चलता है, वह तुरंत अपनी जापानीज आर्मी को सेलेस्टियन आइलैंड की तरफ रवाना कर देता है ताकि वहां मौजूद सारा एडमेंटम उनके कंट्रोल में आ जाए। अब जैसे ही यह खबर थर्ड स्ट्रॉस को मिलती है, वह भी जापान को रोकने के लिए अपनी मिलिट्री को सेलेस्टियन आइलैंड भेजने का फैसला करता है। अब चूंकि इस छोटे से आइलैंड पर 2 सुपर पावर ने अपनी अपनी फौजें उतार दी थीं, पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि यूएसए और जापान के बीच जंग बस शुरू होने ही वाली है। जैसे ही सैम विल्सन और टोरस को यह खबर मिलती है, वे भी तुरंत अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं सेलेस्टियन आइलैंड की तरफ। आइलैंड पर पहुंचने के बाद सैम फौरन थर्ड स्ट्रॉस से मुलाकात करता है, जो अपने फाइटर शिप में बैठा था। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर यूएसए और जापान के बीच युद्ध हुआ तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ लीडर अभी भी अपनी साजिशों में लगा हुआ था। वह सैम विल्सन से बचकर एक घर में घुसता है और वहां से एक फोन चुराकर सीधे यूएस के 2 फाइटर जेट्स को हैक कर लेता है। असल में लीडर ने इन फाइटर जेट्स के रेडियो सिस्टम को हैक किया था और अब वह दोनों अमेरिकी पायलट्स को जापानी फाइटर जेट्स पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। यह देखते ही जापान को लगता है कि यूएसए ने युद्ध छेड़ दिया है, इसलिए जापानी प्रेसिडेंट तुरंत अपने 2 फाइटर जेट्स को अमेरिकी जेट्स से लड़ने के लिए भेज देता है। यानी कि अब युद्ध शुरू हो चुका था। जापानी फाइटर जेट्स अमेरिकी जेट्स पर मिसाइल दागने ही वाले थे, लेकिन ठीक समय पर सैम विल्सन और टोरस उड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। वे अपनी जान जोखिम में डालते हुए अमेरिकी पायलट्स को फाइटर जेट्स से बाहर निकाल लेते हैं। पायलट्स की जान तो बच जाती है, लेकिन फाइटर क्राफ्ट तबाह हो जाते हैं। हालांकि शुक्र था कि इस पूरी घटना में किसी की जान नहीं गई। इसके बाद सैम विल्सन जापान के प्रेसिडेंट से मिलता है और उसे समझाता है कि यह कोई जंग नहीं थी, बल्कि यूएसए के 2 पायलट्स ने बिना किसी परमिशन के हमला कर दिया था।
जापान का प्रेसिडेंट सैम विल्सन की बात पर यकीन कर लेता है और इस तरह एक बड़ा युद्ध टल जाता है। अब दोनों देशों के प्रेसिडेंट्स अपनी अपनी मिलिट्री को सेलेस्टियन आइलैंड से वापस बुला लेते हैं। जब यह खबर दुनिया में फैलती है तो सबको लगता है कि सैम विल्सन ने एक बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस टाल दिया है। अब जबकि युद्ध टल चुका था, सैम विल्सन भी टोरस के साथ वापस लौट आता है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी एक सवाल चल रहा था। आखिर लीडर अब कौन सी नई चाल चलने वाला है? थॉरस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन सही वक्त पर सैम विल्सन उसे हॉस्पिटल ले आया और अब उसका इलाज चल रहा था। सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि थर्ड स्ट्रॉस ने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था दुनिया को यह बताना कि यूएसए और जापान के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। इस कॉन्फ्रेंस में सैम विल्सन भी मौजूद था, लेकिन यहां एक और शख्स आ चुका था, लीडर को सैम से गहरी नफरत थी, क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था यूएसए और जापान के बीच जंग करवाने का, वो पूरी तरह फेल हो गया था। लीडर सैम से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं थेड स्ट्रॉस का असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर ही रहूंगा। सैम लीडर से पूछता है कि आखिर थेड स्ट्रॉस की उससे क्या दुश्मनी थी। तब लीडर उसे थेड स्ट्रॉस के अतीत की सच्चाई बताता है। पहले थेड स्ट्रॉस को एक जानलेवा बीमारी थी, जिसकी वजह से वो मरने वाला था। लेकिन जब लीडर को उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो उसने एक दवाई बनाई, जिससे थेड स्ट्रॉस धीरे धीरे ठीक होने लगा। लीडर ने सैम को बताया कि थर्ड स्ट्रॉस रोज ये दवाई खाता है, लेकिन असल में इस दवाई में गामा रेडिएशन था। ये रेडिएशन उसकी बॉडी के अंदर जमा हो गया था और अब इसका असर दिखने वाला था। ठीक उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थर्ड स्ट्रॉस की बॉडी अजीब तरह से कांपने लगती है। अचानक वो जमीन पर गिरता है और उसकी स्किन लाल पड़ने लगती है, साथ ही उसका साइज भी बड़ा होता जा रहा था। कुछ ही सेकंड्स में वो एक रेड हल्क में तब्दील हो जाता है। गामा रेडिएशन ने उसे बेहद आक्रामक बना दिया था और वह वहां मौजूद चीजों को तोड़ फोड़ने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बेहद ताकतवर हो चुका था। अब इस सिचुएशन को सिर्फ एक आदमी कंट्रोल कर सकता था, कैप्टन अमेरिका। सैम विल्सन सबसे पहले वहां मौजूद सोल्जर से कहता है कि लीडर को अरेस्ट कर लिया जाए ताकि वह कोई और प्लान न बना सके। उसके बाद वह रेड हल्क को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। यह मूवी की सबसे बेहतरीन फाइट थी। कैप्टन अमेरिका और रेड हल्क आमने सामने थे। रेड हल्क कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने जलती हुई कार को उठाकर सैम की तरफ फेंक दिया, लेकिन सैम ने अपने विंग्स की मदद से खुद को बचा लिया। लेकिन लड़ाई के दौरान रेड हल्क ने कैप्टन अमेरिका के विंग्स को बुरी तरह डैमेज कर दिया और उसकी शील्ड को जमीन में गाड़ दिया। अब रेड हल्क सैम को खत्म करने ही वाला था, लेकिन सैम ने एक इमोशनल कार्ड खेला। उसने रेड हल्क की बेटी का नाम लिया और उससे कहा, तुम्हें अपनी बेटी के लिए शांत होना पड़ेगा। तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, प्लीज खुद को संभालो। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सैम की यह टेक्निक काम कर गई। अपनी बेटी का नाम सुनते ही रेड हल्क धीरे धीरे वापस इंसान में बदलने लगा। थर्ड स्ट्रॉस अब फिर से एक आम इंसान बन चुका था, लेकिन अब उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसने रेड हल्क बनने के बाद कई कानून तोड़े थे और पहले से भी कई गैर कानूनी काम किए थे। जेल में सैम विल्सन खुद थेड स्ट्रॉस की बेटी को उससे मिलवाने के लिए लाता है। इसी दौरान सैम ब्रैडली को भी बचाने के लिए सबूत जुटाता है और साबित कर देता है कि थेड स्ट्रॉस पर हमला करने में उसका कोई हाथ नहीं था। इस वजह से आइसा ब्रैडली को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। सैम विल्सन का मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन फिर मूवी के एंड में हमें एक जबरदस्त पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। इसमें सैम विल्सन जेल में लीडर से मिलने आता है। लीडर सैम से कहता है, तुम्हें क्या लगा, मुझे पकड़कर तुमने सारी समस्याओं को हल कर दिया? ऐसा नहीं है। मैं अपनी पावर्स की मदद से फ्यूचर देख सकता हूं और मैं देख रहा हूं कि अब इस दुनिया में ऐसे लोग आने वाले हैं जिनका सामना तुम कभी नहीं कर पाओगे। सैम चौंक कर पूछता है, कौन लोग? लीडर मुस्कुराते हुए कहता है, हमारी इस दुनिया के अलावा भी इस कायनात में कई और दुनिया है, और जब वो लोग आएंगे तो तुम्हारे पास उन्हें रोकने की ताकत नहीं होगी। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।